सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 20 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। एक छोटी सी सूचना है, थोड़े व्यस्त रहने के कारण मैं शायद अगला वीडियो 22 तारीख के बाद ही अपलोड कर पाऊँ। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, जो लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं। थोड़ा सा व्यस्त रहने के कारण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, मगर ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कहना चाहता हूँ कि 22 के बाद से रेगुलरली हम रहेंगे जुड़े आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न हमारे सामने है, श्री राम के आदर्श जैसे होंगे सुशासन। ये बेसिकली जो राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेके आर्टिकल्स आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई ऊर्जा देश में फैला दी है, एक पॉजिटिव एनर्जी जिससे पूरा देश एकत्र हो गया है। चलिए हम अपने सीधे एडिटोरियल्स पे आते हैं बिना किसी देरी के। आभासी दुनिया में बढ़ते अपराध। हाल ही में एक नाबालिग ब्रिटिश लड़की ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि फेसबुक के मेटावर्स नामक प्रबंध में उसके डिजिटल अवतार का यौन शोषण किया गया। फेसबुक का ये नया तकनीकी मंच एक ऐसी आभासी त्रियामी जगह है जिसमें लोग अपने डिजिटल अवतार बनाकर दूसरे लोगों के डिजिटल अवतारों के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल या कोई अन्य काम कर सकते हैं। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि वो लड़की के वर्चुअल अवतार को कुछ लड़कों के वर्चुअल अवतारों ने झुंड की शक्ल में घेर लिया और इस तरह मेटावर्स में उसका यौन शोषण किया गया। भले इस घटना में लड़की को कोई शारीरिक आघात नहीं पहुंचा, लेकिन आभासी दुनिया के वास्तविक जैसे लगने वाले अनुभवों के कारण उसे हुआ मानसिक आघात वैसा ही है जैसा असलियत में बलात्कार की शिकार कोई महिला अनुभव करती है। ये मेटावर्स क्या है साथियों? मेटावर्स ये असल में फेसबुक द्वारा एक टोटली वर्चुअल दुनिया है, एक वर्चुअल लाइफ है जिसमें आप अपने कैरेक्टर्स बना सकते हैं गेम की तरह, और एक बिल्कुल अलग ही दुनिया जी सकते हैं डिजिटली कंप्यूटर में। ठीक है, ये है मेटावर्स। तो इसमें जो यौन शोषण की बात करी गई है महिला द्वारा, वो उसके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर, जो उसने कैरेक्टर बनाया था महिला वाला, उसके साथ मेटावर्स मतलब कि वर्चुअल दुनिया में हुई है। तो आप ये सोचिए कि भले ही यहाँ पे एक्चुअल रेप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे उस बच्ची को मेंटली कितना आघात पहुंचा है कि एक आभासी दुनिया में भी ऐसा हो सकता है क्या? ताज़ा घटना की जांच कर रही ब्रिटिश पुलिस इस तथ्य से सहमत है कि मेटावर्स ने आभासी अपराधों का एक नया रास्ता खोल दिया है। यहाँ लोग अपनी मर्दवादी मानसिकता को तुच्छ करते हुए महिलाओं के विरुद्ध सारे अपराध कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें सकीचों के पीछे भेजना मुश्किल होगा। सीखचों के पीछे। पर वर्चुअल अपराधों का स्त्रियों से जुड़ा पहलू ये है कि उनका भावनात्मक और मानसिक असर महिलाओं के मन पर पूरी उम्र रह सकता है। देखिए, अब हम कहने को तो कहा जाए तो ये रियलिटी में कहाँ हुआ है, ये तो वर्चुअली हुआ है और इसमें किसी को भी फिजिकली कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर एक व्यक्ति को जो मेंटल ट्रॉमा है वो तो ताउम्र रहेगा ना, है ना? एक ताउम्र रहेगी, वो उसको हमेशा मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि अगर मैं एक ऐसी दुनिया में सेफ नहीं हूँ तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेफ नहीं हूँ। उसको ट्रॉमा रहेगा कि वो जब भी किसी भीड़ भाड़ या झुंड में या अनजान लोग के साथ होगी तो उसे नेगेटिविटी फील होगी। ये मेंटल ट्रॉमा ये खतरनाक है, वो असुरक्षित महसूस करेगी जीवन भर। ये घटना अपने किस्म की नहीं है, लेकिन डिजिटल बलात्कार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। ट्विटर और फेसबुक आदि मंचों पर सक्रिय रहने वालों में से कुछ लोग इसी तरह किसी चर्चित व्यक्ति की गलती या बयान के इंतज़ार में रहते हैं और फिर भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं।
सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतों और टीका टिप्पणियों को साइबर अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इसके लिए पहले से कुछ कानून भी हैं और उनके तहत कुछ लोगों को दंडित भी किया जा चुका है। हालांकि ऐसे गिरफ्तारियों और दंड देने की व्यवस्था को जमकर आलोचना भी हो चुकी है, मगर इसमें संदेह नहीं है कि ऐसे विचार जो कंप्यूटर, मोबाइल आदि के जरिए इंटरनेट के माध्यम से स्त्रियों के खिलाफ द्वेष पैदा करते हैं, चाइल्ड पॉर्न को बढ़ावा देते या निजता को उल्लंघन करते हैं, कानून की नज़र में अपराध है। शायद यही वजह है कि जिनके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट तक को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि देश में अब स्मार्टफोन जैसी चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ताकि महिलाओं और पूरे समाज में सोशल मीडिया जैसे तमाम ऑनलाइन खतरों से बचाया जा सके। है ना? देखिए, हमें ज़रूरत है ये सब जो चीज़ें होती हैं, आजकल अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ गई हैं। जैसे महिलाओं को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं लोग, अ, अश्लील बातें करते हैं, है ना? ऑनलाइन माध्यमों के, सोशल मीडिया साइट्स के इसी गलत इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल ट्रॉमा दे देते हैं। कानून होने के बाद भी डर ख़त्म हो गया है। हमको कुछ सख्त चीज़ की ज़रूरत है। एक वो चीज़ जो इन इन सब लोगों का हौसला तोड़ दे। आगे देखते हैं। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की निगरानी के उद्देश्य से सोशल मीडिया हब बनाने का फैसला करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग में मामले में जेल और जुर्माना की सजाएं होंगी। बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की टिप्पणी आदि से दूसरे शख्स को ठेस पहुंचेगी तो फिर उसे लिखने वाले को अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। हम बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 69A की बात कर रहे हैं। और आईटी एक्ट जो हम हैं भारत में, इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सन 2000 से चल रहा है और हाल ही में जो नियम हैं उनको अपडेट भी करा गया है। हम इन्हीं के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, ठीक है ना? जिसमें सोशल मीडिया साइट्स को भी लायबल करते हैं बहुत सारे नियमों के अंतर्गत। चलिए, इसके लिए सरकार ने अलग से कानून बनाने के बजाय मौजूदा भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट 2000 की धारा में बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जो 10 विशेषज्ञों की समिति से सरकार को मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। प्रस्ताव था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 स के तहत ऑनलाइन घृणा फैलाने, साइबर अपराध या साइबर गुंडागर्दी करने पर कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत जाति, धर्म, भाषा, लिंग और आधार पर किसी को धमकी या गलत संदेश दिया जाता है तो 3 साल तक जेल हो सकती है। इस तरह भारतीय दंड संहिता ने धारा 505 के तहत अगर किसी आधार पर हिंसा फैलाने वाली टिप्पणी करने या सामग्री लिखने पर 1 साल जेल या 5,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इसके लिए हर राज्य में महानिदेशक स्तर पर एक अधिकारी साइबर पुलिस बल का मुखिया बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि तब आमजन ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसी व्यवस्था देश में निगरानी राज बनाने जैसा होगा। इस तरह 2019 में सरकार ने सोशल मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना वापस ले ली थी। इसमें दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट का लेकर पूरा देश और समाज दुविधा में है। लोगों के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि इन आधुनिक तकनीकों का कैसे इस्तेमाल करें और किस तरह इन पर नियंत्रण पाया जाए। देखिए, सोशल मीडिया को लेके तो जब तक अच्छे रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक उसको खतरा रहेगा उन यूज़र्स को, हर यूज़र को, नेगेटिव लोगों से। चलिए आगे देखते हैं। मनमानी के परिसर, ये असल में ये वाला आर्टिकल है जो हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इस कोचिंग कल्चर है, इसको कुछ बदलाव करने के लिए हैं। जैसे गाइडलाइंस में कहा गया है कि 16 साल से कम के बच्चों के लिए कोचिंग नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि इंडिविजुअल अटेंशन के लिए भी प्रोग्राम्स होने चाहिए बच्चों के लिए, पर्सन टू पर्सन, वन ऑन वन। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स हैं ये स्कूल आवर्स में रन नहीं करेंगे। स्कूल, जब स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं
और बहुत सारी परिवर्तन हैं। मतलब कि कोचिंग सेक्टर को थोड़ा सा रेगुलेट करने का प्रयास करा जा रहा है गाइडलाइंस के माध्यम से। और गाइडलाइंस में ये भी कहा गया कि कोचिंग चलाने वाले संचालक जो भी होगा या जो भी उसमें फैकल्टीज़ वगैरह पढ़ाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए कि वो उस विषय को एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, देखा जाए। ऐसे ही परिवर्तन करे गए बहुत सारे दिखते हैं। पूरे देश में कोचिंग केंद्रों की एक समानांतर शिक्षण व्यवस्था कायम है, जिस पर कोई तय नियम कायदा का लागू नहीं है। इसी का नतीजा है कि केंद्र ने अपनी कारोबारी होड़ में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर दावे करते हैं, झूठे और भ्रामक प्रचार प्रसार करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है हमारे, वो अपने आप में पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में है। कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा उपाय तथा ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता है। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट चल तो रहे हैं, मगर वो जो आपकी बेसिक सर्विसेज हैं, सेंटर का सिक्योरिटी है। हम जैसे देखा हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थी, उनके हॉल में आग लग गई थी। तो पाया गया कि उस बिल्डिंग में प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह, या फिर इक्विपमेंट्स तो थे ही थे, मगर जो प्रॉपर वो नहीं थे आपके फायर एस्केप रूट्स वगैरह, और फायर एस्केप प्रोटोकॉल नहीं था कि कैसे इमरजेंसी में काम करा जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अब नए नियम के माध्यम से कोचिंग को सेक्टर्स को रेगुलेट करने का प्रयास करा जा रहा है। पहली बात तो शिक्षा को लेकर भी, दूसरी बात उनकी सर्विस डिलीवरी को लेकर भी, कि वो क्या सर्विस क्वालिटी डिलीवर करना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जगहों पर आग लगने से विद्यार्थियों के जान जाने का जोखिम पैदा हो गया। इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की योग्यता का भी कोई मानक तय नहीं होता है। कोचिंग में कोई मानक नहीं होता है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो आपके लिए मानक होता है ना। एक आपका नेट GRF होना चाहिए, आपको टेट CTET होना चाहिए, TGT PGT होना चाहिए, है ना। अगर आप देखें तो स्कूल में पढ़ाना है तो आपको TGT होना चाहिए, 12th क्लास को पढ़ाना है तो BGT होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाना है तो आप लेक्चरार के एलिजिबल होने चाहिए, आप वो प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट GRF होना चाहिए। मगर अगर आपको कोचिंग चलानी है तो ऐसा कोई है ही नहीं क्राइटेरिया, आपको बस पढ़ाना आना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए कि कोई भी कोचिंग केंद्र 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला नहीं देगा। 16 वर्ष से कम के बच्चों को दाखिला नहीं देगा। क्यों? 16 के बच्चों के कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, ये कोचिंग कल्चर से क्या हो रहा है, बच्चों में बहुत बचपन से एक कंपटीशन की माइंडसेट हो गया है, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज तो आ ही रही हैं, उनमें डिप्रेशन और एक मन में डर सा बैठ गया कामयाब होने के लिए। तो ये सब ख़त्म करना है, इसलिए करा गया है ये नियम आपका। इनकी सरकार ने किसी तरह की मान्यता देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोचिंग खोलने के लिए। बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय को बेहतर समझ रखता हो तो वह कोचिंग शुरू कर देता है। अब तो हर शहर में बहुमंजिला और कई शाखाएं वाली कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। इन संस्थानों के नतीजे थोड़े बेहतर हैं, उनमें दाखिले के लिए भीड़ लग जाती है। राजस्थान के कोटा में तो कोचिंग संस्थानों का एक अलग शहर ही विकसित हो चुका है। कोचिंग संस्थानों के इस विस्तार में अभिभावकों का भी कम योगदान नहीं माना जा सकता। 10वीं पास करते ही वह अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्रों में दाखिला दिला देते हैं। इस तरह बहुत सारे बच्चों का पंजीकरण तो नियमित स्कूल में होता है, पर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग केंद्रों पर जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियम बनाया था कि नियमित कक्षाओं के वक्त विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले सकेंगे, मगर उससे कोई असर नहीं हुआ। कोटा के कोचिंग संस्थानों में खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी संस्थान साप्ताहिक प्रशिक्षण नहीं करेगा। मतलब वीकली टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, उससे क्या तो बच्चों में एंजाइटी हो जाती है, पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद कोचिंग केंद्रों की मनमानी पर कुछ अंकुश लगाने की उम्मीद जगी है, मगर इस पर कड़ी नज़र नहीं रखी गई तो ये केंद्र फिर कोई नया रास्ता निकाल लेंगे। बेसिकली क्या है कि हम जानते हैं कि नियम तो बदलते रहते हैं, मगर उनका जब हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। समस्या यहाँ पे कोई ये नहीं कि कोई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है, वो किसी के खिलाफ है। बात ये कि सरकार को चिंता है बच्चों की।
बच्चों में आजकल जो एजुकेशन को लेके एक ना प्रेशर सा हो गया है, माइंड में टेंशन सी हो गई है, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लग गए हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग गए हैं। ये सिर्फ एक कोचिंग की रेस से हो रहा है, एक कंपटीशन की रेस की वजह से हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो सेंटर्स चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ये बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड हैं, इन पे कोई नियम नहीं चल रहा है। इनकी इनकी प्रॉपर नियम होने चाहिए, एक बिल्डिंग कोड रूल्स होने चाहिए इत्यादि। कौन पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए, जैसे हर संस्थान में होती है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट यहाँ पे इस सेक्टर को रेगुलेट भी करना चाह रही है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पे बच्चों के वेलफेयर के लिए भी काम करने का सोच रही है। मेंटल हेल्थ बच्चों की ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ही यहाँ पे मेन कंसर्न है, ना कि किसी क्षेत्र को ज़बरदस्ती रेगुलेट करना। हमें इस डिसीजन को बिल्कुल भी एंटी नहीं दिखना चाहिए। जैसे बहुत सी सोशल मीडिया पे ये बात फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को ख़त्म करना चाहती है, गवर्नमेंट सेक्टर को बर्बाद करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही है। जो ये कंपटीशन का कल्चर शुरू हो गया है, जो ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी एक छोटी सी उम्र से बच्चे को दिखाई जाती है कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, ये गलत है। उस जीवन जीने दीजिए, समय आने पे कामयाब हो जाएगा। चलिए, अवधपति सुई। बाकी आर्टिकल का अध्ययन आप खुद भी कर लीजिएगा, मैं आज के लिए इसमें नहीं रखूँगा। एक आर्टिकल लोक सेवा आयोग को लेकर था, कहाँ पे है ये रहा। न्यायिक सेवा परीक्षा से वंचित करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार का आवेदन खारिज करने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फैसला रद्द कर दिया है। साथ ही आयोग को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आदेश दिया कि राज्य आयोग के हाथों याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति याचिकाकर्ताओं के परिणाम की घोषणा में के रास्ते नहीं आएगी। कोर्ट ने आयोग का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता उम्मीदवार की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। यह मामला मई 23 महीने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के सताफ इमरान को उपस्थित होने की अनुमति देने से प्रतिवादी आयोग द्वारा इनकार करने से संबंधित है। ये बेसिकली आपका जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके न्यूज़ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टूडेंट है उसको रिलीफ दिया है कि वो एलिजिबल था बैठने के लिए, और इसमें लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो जे है वो गलत था। चलिए, आज के लिए इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी से मैं आपको बताया है कि शायद अभी कुछ दिन के लिए वीडियो रेगुलर नहीं रहे, हमारा प्रयास है कि आपसे जुड़े रहें। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करी गई है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। खुश रहिए और जीवन को एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप सभी को इस पावन पर्व की, राम जन्मभूमि, राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मूर्ति की, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।